और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करें। इस वक्त जानकारी ये आ रही है कि बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला है। ठीक है, और आगे आ जाओ। सर के पीछे रहने से हमारा काम আচ্ছা বলুন আরম্ভ করি। मित्रों, आज फर्स्ट फेज के चुनाव जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के हो रहे हैं, मैं पिछले 6 वर्षों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। मेरी नज़र के सामने लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 6 वर्षों में पहला चुनाव है जिसमें कम रैगिंग हुई है, कम हिंसा हुई है और 90% से भी ज्यादा पोलिंग बूथ पर लोगों ने अपने मतदान का उपयोग निर्भीकता से किया है। तो आज हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देने भी आए थे और साथ में ये भी सलाह देने आए थे कि 100% मतदान केंद्रों पर किस प्रकार लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सेकंड फेज में हम कुछ सावधानियां बरतें। जैसे बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं, यदि उनको लिस्टेड है थानों में, उनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, पुराने समय से वो पोलिंग बूथ पे, चुनाव पे रिगिंग करने के आदतन अपराधी हैं, यदि उसको पहले गिरफ्तार कर लिया गया तो शायद सेकंड फेज में इस प्रकार 10% की घटनाएं भी नहीं होगी। उसका उदाहरण हमने बताया कि नहीं हुई और 1-2 जगह तो आत्महत्या कहकर उसको परिवर्तित करने की कोशिश की, जिस प्रकार पहले से टीएमसी सरकार में पुलिस की आदत रही है। इसके लिए भी हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है, सीबीआई से जांच कराए इसकी मांग की है। साथ ही आने वाले चुनाव में जैसे आज हमने कुछ अपराधियों की लिस्ट भी दी है, विशेषकर नंदीग्राम के, पर सेकंड फेज में ये बहुत जरूरी है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जब मतदान पूरा हो जाए उसके बाद ही छोड़े। तो मैं समझता हूं कि शायद निश्चित रूप से शांतिपूर्ण मतदान होगा। ये बंगाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा 4 दशक के बाद। वैसे टीएमसी ने इस प्रदेश में आतंक फैलाने की बहुत कोशिश की। आपको मालूम ही है, पिछले 5 दिन में 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए और 1-2 जगह तो आत्महत्या कहकर उसको परिवर्तित करने की कोशिश की, जिस प्रकार पहले से टीएमसी सरकार में पुलिस की आदत रही है। इसके लिए भी हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है, सीबीआई से जांच कराए इसकी मांग की है। साथ ही आने वाले चुनाव में जैसे आज हमने कुछ अपराधियों की लिस्ट भी दी है, विशेषकर नंदीग्राम के, वे सब लोग जो आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, उनकी सूची भी हमने आज इलेक्शन कमीशन को दी है कि इन सब के ऊपर यदि चुनाव के पहले कार्रवाई हो जाएगी तो अगला हमारा फेज है वो ठीक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो सकेगा। एक बात कह रहे थे, आज रिपब्लिक का हमारा एक रिपोर्टर, एक कैमरा पर्सन, दोनों के ऊपर मारधूर किया गया है, कैमरा इग्नोर किया गया है, क्या कहेंगे? गाड़ी पे हमला हुआ है। नहीं, ये तो देखिए जैसे हम लोग पिटते रहते हैं वैसे आप लोग भी पिटते रहते हैं, तो नई बात नहीं है। नड्डा जी के साथ जब हम गए थे तो हमारे साथ आप लोगों ने भी पत्थर खाए थे कि नहीं खाए थे? कितने लोगों ने खाए थे इसमें से? तो बंगाल में यदि रहना है और ममता जी की सरकार के बीच में रहना है तो हम भी इस माइंडसेट के साथ चलते हैं कि हमको पत्थर मिलेंगे और आप लोग भी पत्रकारिता करें तो इस माइंडसेट के साथ करें। ममता जी ने कार्यकर्ता को फोन किया था, आपका कार्यकर्ता वो दिखाता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो वीडियो हमारे मित्र शिशिर जी बताएंगे कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किस प्रकार धौंस देने की कोशिश करती है। वो वीडियो मैं
कहूँगा शिशिर जी से कि वो जरा हमारे पत्रकार मित्रों को जरूर सुनाएं। আমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করছি। সেটা কি মতুয়া ভোট টানার জন্য বিরোধীরা বলছেন, কি বলবেন? আচ্ছা, আগে আমরা যে ভিডিও, এটা অডিও টেপ আপনাদের সামনে রাখছি, যেটা আমাদের প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের একজন জেলা ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন। এটা নিয়েই বলছিলাম। দেখুন, হ্যাঁ বল দে তো। তুলে একটু দেখান। नहीं नहीं वो मोबाइल से निकालो ना। नहीं है ये सामने है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। একটু এবার একটু আমাদের সাহায্য করো, আমাকে দেখলে খুব অসুবিধা হবে না। কিন্তু সেটা তো আপনি আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল আপনার আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে ১ সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন পলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল? এটা তুমি জানো, তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না, এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলতো, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি দিদি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। আমি তো মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি। আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে জীবন দিয়ে যখন যে দল করি আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারো ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সব ঠিক। তুমি এবার আমাকে একটা বলো, যাদের জন্য করছো তারা তো কোনোদিন বিজেপি করেনি না, আমি এখন যারা করছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা অনেস্ট? তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা মানুষের কাজ করে? অনেস্ট বলে মনে করি যতদিন দল ঠিক পথে চলবে ততদিন দলের সঙ্গে জন্ম দিয়েছে, দল জন্ম দেয়নি তো। অন্যায় হবে আমি কেন মানতে যাবো? সেটাই তো আমি বলছি। তার মানে যে তোমাদের ওখানে লড়ছে সে কি তোমাদের কাছে সৎ? না, উনি ওই পরিবার দিদি, আমি যখন সিপিএম এর কাছে অত্যাচারিত হতাম তখন কিন্তু ওই পরিবার পাশে ছিল। আমি এই জায়গা থেকে ওই পরিবারকে সাপোর্ট করি দীর্ঘদিন। শিশির বাবুর সঙ্গে বাবার 40 বছরের সম্পর্ক। যেদিন সিপিএমরা অত্যাচারিত হতো তখন কিন্তু পাঠিয়ে দিতাম, ওরাই কিন্তু সেদিন সাহায্য করতো, আর কেউ ছিল না। সেদিন তো আমাদের সাথে ছিল বলে আমাদের হয়ে ওরা করতো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। মানে আপনি এত বড় নেতৃত্ব হওয়ার সঙ্গে সত্ত্বেও একজন সাধারণ কর্মীকে হিসেবে আমাকে ফোন করেছেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু দিদি আমাকে ক্ষমা করুন।